हेलो दोस्तों, मैं केएल रणवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएल साइंस पॉइंट के नाम से। दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन है इस अपने यूट्यूब चैनल पर केएल साइंस पॉइंट पर। हम है जो पिछले वीडियो में परमाणु की संरचना व परमाणु से संबंधित है जो बात कर चुके हैं, उसी कड़ी के अंदर में उसी टॉपिक में बात करने वाला हूं आगे आइसोटोप की समस्थानिकों की कि इनसे अगर हमें जैसे समस्थानिकों की बात करता हूं तो समस्थानिकों का जो चैप्टर है वो समझने से पहले हमें परमाणु और परमाणु संख्याएं या फिर परमाणु की जो संरचना है उससे संबंधित हमें सारी चीजें आनी चाहिए, वरना है जो समस्थानिक है आइसोटोप का चैप्टर अपनी समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने से पहले आप उन वीडियो को आराम से अच्छी तरीके से देख ले कि कौन सी परमाणु संख्या होती है, कौन सी द्रव्यमान संख्या होती है। वो अगर हमारे क्लियर है तो अपना समस्थानिक भी अपने को आसानी से जो याद हो जाएगा, आसानी से हम बता सकते हैं कि कौन सा समस्थानिक है, कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है, कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो आज हम बात करने वाले आइसोटोप की समस्थानिकों की। तो आइसोटोप का मतलब होता है, एग्जाम में कई बार इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है कि आइसोटोप क्या होते हैं, समस्थानिक है जो क्या होते हैं। देखो, समस्थानिक आइसोटोप का मतलब है, यहां पर ये जो आइसो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है एक सम्मान। आइसो का मतलब क्या है, यहां पर एक सम्मान, और टोपस का मतलब है स्थान। टोपस का मतलब क्या रहेगा, स्थान। ये जो आइसो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आइसोटोप किस भाषा का शब्द है। तो आइसोटोप ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, आइसोटोप ग्रीक भाषा का जो शब्द है जिसका मतलब है एक समान स्थान। मतलब कि इन आइसोटोप को जो अपनी आवर्त सारणी है उनमें एक ही स्थान दिया गया है, एक जगह इनका निश्चित स्थान है, भाई यहाँ पर ये जो आइसोटोप अपने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी खोज की बात की जाए कि आइसोटोप की खोज करता कौन, आइसोटोप की खोज किसने की थी, समस्थानिकों की खोज किसने थी। वैज्ञानिक का नाम क्या याद रखना है, शोडी। शोडी नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने इन समस्थानिकों की जो खोज की थी। अब देखो, समस्थानिक होते क्या, ऐसे तत्व या ऐसे आयन जिनकी परमाणु संख्या समान है, जिनकी परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे, आइसोटोप कहलाएंगे। ऐसे तत्व ऐसे आयन जिनकी परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। ये परिभाषा एग्जाम में जो पूछी गई है। अब परमाणु संख्या क्या होगी या द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ये समझने के लिए हमें इससे पीछे वाला वीडियो है जो देखना पड़ेगा। अब परमाणु संख्या समान होने का कारण क्या है, भाई अगर किसी तत्व में परमाणु संख्या समान है, जैसे मैं कार्बन 14 की बात करता हूं, कार्बन 14, और एक बात कर लेता हूं कार्बन 12 की, ठीक है। परमाणु संख्या समान वह द्रव्यमान संख्या जिनकी भिन्न भिन्न हो। अब एक तो इस तरीके से लिखा जाएगा, दूसरा मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, कार्बन 14 और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन 12 और कार्बन का परमाणु क्रमांक, इस तरीके से भी है जो मैं इन कार्बन 14 और इन दोनों को है जो आपस में लिख सकता हूं। अब ऊपर वाली संख्या, ये संख्या क्या रहेगी, ये जो 14 लिखा है ये इस कार्बन की है द्रव्यमान संख्या, क्या रहेगी, द्रव्यमान संख्या, और ये है इसकी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। या मैं इसे कह सकता हूं परमाणु क्रमांक, कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक वो मैंने यहां पे लिख दिया, और द्रव्यमान संख्या कितनी है कार्बन की, 14, वो मैंने कहां दर्शा दी, ऊपर दर्शा दी, ठीक है। अब इसमें समान होने का कारण क्या, इसमें समान होने का कारण क्या है, या तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होने का कारण क्या है। परमाणु संख्या समान होने का कारण है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, ठीक है। कार्बन 14 और कार्बन 12 आपस में दोनों एक दूसरे के समस्थानिक है। कार्बन 12 और कार्बन 14 आपस में दोनों एक दूसरे के समस्थानिक है। कैसे, अब इसकी द्रव्यमान संख्या 14 और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6, ये दोनों आपस में एक दूसरे के समस्थानिक है। अब इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, इसलिए इनकी परमाणु संख्या भी क्या है, समान है। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, इनमें कार्बन 14 और कार्बन 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। किसकी संख्या भिन्न है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, इसीलिए द्रव्यमान संख्या भी इनकी क्या है, अलग अलग। अब न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाएगा, परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित किया जाएगा, और न्यूट्रॉन को संख्या को एन से प्रदर्शित किया जाएगा। अब द्रव्यमान संख्या क्या, द्रव्यमान संख्या अपनी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे हम, द्रव्यमान संख्या कहेंगे, न्यूक्लियन की संख्या कहेंगे, या मैं इसे क्या कह सकता हूं, न्यूक्लियन, क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहेंगे। तो जिन तत्वों में, जिन समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी,
अर्थात द्रव्यमान संख्या भी उनकी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, और जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी और परमाणु संख्या जिनकी समान होगी उन्हें क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा, आइसोटोप है जो कहा जाएगा। यहाँ पर देखो 14 है और यहाँ पर भी कितने 12, इसका मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या 12, इसकी द्रव्यमान संख्या 14, दोनों की भिन्न भिन्न है, और यहाँ पर क्या है, परिभाषा में भिन्न भिन्न है। परमाणु संख्या 6 और इसकी परमाणु क्रमांक 6 या प्रोटॉन की संख्या 6 दोनों में, इसका मतलब परमाणु संख्या समान है। तो कार्बन 14 और कार्बन 12 आपस में दोनों एक दूसरे के क्या है, सम, ये आइसोटोप है, या कह सकता हूं मैं समस्थानिक है जो कह सकता हूं। इसी तरीके से जैसे मैं आगे बात करूं कि जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं या जैसे ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, वो ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 आपस में तीनों एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक, आपस में तीनों एक दूसरे के क्या, इसका परमाणु क्रमांक 8, इसका परमाणु क्रमांक 8, परमाणु क्रमांक 8। तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 8 रहेगी। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 9 रहेगी, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 10 रहेगी। मतलब कि जिन आयनों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, ये देखो न्यूट्रॉन इसमें 8 है, इसमें 9 है, और इसमें कितने हैं, 10 है। 16 में से 8 माइनस गए तो 8, 17 में से 8 गए तो 9, और 18 में से 8 गए तो 10। मतलब कि ये जो द्रव्यमान संख्या, इस द्रव्यमान संख्या में से मैंने प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दिया, मेरे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 17 है, इसकी प्रोटॉन की संख्या 8 है, इसको माइनस कर दिया, मेरे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। इसका मतलब इन तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, और जहाँ न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। और यहाँ पर परमाणु क्रमांक 8, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन 16 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या इस पे 8 है। यहाँ पर प्रोटॉन, ऑक्सीजन 17 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8, और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8। अब प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण ही इनकी परमाणु संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं इसी क्रम में, देखना ये चीज याद हो गया आपको कि खोज सोडी ने की थी। अब बात करता हूं मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक, किसके समस्थानिक, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के समस्थानिक। इससे पहले मैं ये बता दूं कि सबसे ज्यादा जो समस्थानिक किस तत्व के, सबसे ज्यादा समस्थानिक अपने रहेंगे पोलोनियम के, और कितने हैं समस्थानिक, 27। सर्वाधिक समस्थानिकों की संख्या किसकी रहेगी, पोलोनियम की रहेंगी, और कुल समस्थानिक कितने हैं पोलोनियम के, 27 है। अब देखना हाइड्रोजन के समस्थानिक दर्शाता हूं मैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। इसे कहूंगा मैं प्रोटियम, 1H2 को कहा जाएगा ड्यूटेरियम, और 1H3 को कहा जाएगा ट्राइटियम। देखना कितने क्वेश्चन बनेंगे हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3। एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग है, मतलब कि एक ही ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नामकरण किया गया है। 1H1 को प्रोटियम का है, 1H2 को ड्यूटेरियम का है, और 1H3 को क्या कहा है, ट्राइटियम का है। यहां पर भी देख लो, ये परमाणु क्रमांक इनका समान है, ऊपर की द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3, इनकी द्रव्यमान संख्या, ये देखो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तीनों की, और परमाणु क्रमांक तीनों का समान है। इसका मतलब इन प्रोटॉनों की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी। अब 1H1 को क्या कहा, प्रोटियम कहा क्या, इसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में केवल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं, कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक पाया जाएगा, तो क्या कहेंगे हम, प्रोटियम पाया जाएगा। सबसे कम प्रकृति में, सबसे कम मात्रा में, कि ट्राइटियम सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा और प्रोटियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। ट्राइटियम से और क्वेश्चन क्या बनता है, ट्राइटियम रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है, रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है। ट्राइटियम क्या करेगा, रेडियो सक्रियता। अब ये रेडियो सक्रियता क्या है, इस रेडियो सक्रियता पर भी मैं इससे आगे मतलब कि अपने ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसे रेडियो सक्रियता पर, या इसे मैं कह सकता हूं रेडियो एक्टिविटी, क्या कहा जा सकता है, रेडियो एक्टिविटी, या मैं इसे कह सकता हूं रेडियो धर्मिता।
क्या कह सकते हैं, रेडियो धर्मिता। अब रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी धर्मिता क्या होती है, मैं आगे वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। यहां पर मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो निश्चित मात्रा में आवेशों को मतलब कि त्यागते हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, वो तत्व रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, या रेडियो एक्टिविटी तत्व कहलाते हैं, या रेडियो धर्मी तत्व कहलाते हैं। यहां पर मैं आपको इतना बताऊंगा। अब ये ट्राइटियम है, ये इस हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा समझदानी का जो रेडियो सक्रियता न ड्यूटेरियम करता है न प्रोटियम करता है, दोनों ही रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करते, केवल ट्राइटियम है जो रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है। दूसरी बात आती है ड्यूटेरियम की। किसकी बात आएगी, ड्यूटेरियम की। अब ड्यूटेरियम क्या है, ड्यूटेरियम को D2O कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, D2O। ड्यूटेरियम को क्या कहा जाएगा, D2O। ठीक है। अब D2O को मैं कह सकता हूं भारी जल। क्या कहा जाएगा, भारी जल। ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। अब देखना ड्यूटेरियम का जो प्रयोग है वो कहां किया जाएगा, मैं ऐसा कह सकता हूं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मंदक के रूप में, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में किस रूप में, मंदक के रूप में है जो इसका प्रयोग किया जाएगा। अब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, एक तो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, एक होती है विखंडन अभिक्रिया, जिसमें मतलब कि एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है, एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है, उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो कहा जाता है। अब इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जब अभिक्रिया तीव्र हो जाती है तो उस अभिक्रिया को मंद करने के लिए, उस अभिक्रिया को मंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, D2O का प्रयोग किया जाएगा, भारी जल का प्रयोग है जो किया जाएगा। इसकी खोज वॉशबर्न ने की थी। किसने की थी, वॉशबर्न व सेले, वॉशबर्न व सेले ने D2O की जो खोज की थी। दूसरी बात क्या कह सकता हूं, देखो कितने क्वेश्चन हो गए, सभी समस्थानिकों के नाम अलग अलग, एकमात्र ऐसा था कि सभी समस्थानिकों के नाम क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3। कितने समस्थानिक, 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों के नाम अलग अलग है। 1s1 का नाम प्रोटियम है, 1s2 का ड्यूटेरियम है, 1s3 का क्या रहेगा, ट्राइटियम रहेंगे। अब इसमें प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या कितनी है, 1 है। द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। यहां पर प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या भी 1। यहां पर प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2। देखो न्यूट्रॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2। एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या 0, एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। अगर आपको यह पूछ ले कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी, तब हमें क्या बताना पड़ेगा, प्रोटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या देखो कितनी, 1 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 0। यहां पर 2 - 1 करूंगा तो क्या होगा, 1 होगा। यहां पर 3 - 1 करूंगा तो कितना होगा, 2। इसका मतलब इस द्रव्यमान संख्या में से मैं ये माइनस करूंगा तब भी मेरे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ की न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आएगी। तो यहां पर मेरे पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 0। एकमात्र ऐसा तत्व न्यूट्रॉन की संख्या कितनी कैसी होगी, 0 होगी, और वो भी किसमें रहेगी, प्रोटियम में रहेगी। प्रोटियम प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ड्यूटेरियम को D2O कहा जाएगा, या मैं कह सकता हूं भारी जल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, भारी जल। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, उसमें अभिक्रिया को मंद करने के लिए इस D2O का जो प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ट्राइटियम, ट्राइटियम प्रकृति में सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा। दूसरी बात ये रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी है जो प्रदर्शित करता है। ये थी बात अपनी इन समस्थानिकों की। अब समस्थानिकों के उपयोग आते हैं, उससे पहले मैं इसके 2 गुण बता देता हूं आपको कि समस्थानिकों के गुण क्या होते हैं। 2 चीज याद रखनी है आपको समस्थानिकों के गुणों से, कि समस्थानिकों के जो भौतिक गुण होते हैं, समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, भिन्न भिन्न होते हैं जब मैं गुण की बात करता हूं। दूसरा रहेगा रासायनिक गुण समान होते हैं। यह चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि समस्थानिकों के जो भौतिक गुण रहेंगे वो कैसे रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे, और समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। एक चीज याद रख लेना, इनको आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान दिया गया है, ब्लॉक डी, निश्चित स्थान है जो इन्हें दिया गया। ये आपको समस्थानिकों के गुणों से संबंधित 3 क्वेश्चन है जो याद रखने। अब बात करते हैं इनके उपयोगों की, कि समस्थानिकों के उपयोग है जो कहां कहां किए जाते हैं। समस्थानिकों के उपयोग है जो कहां कहां किए जाते हैं, उपयोग। अब देखना, एक तो रहेगा मेरे पास आयोडीन 131, आयोडीन
इसी क्रम में लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन 131, इस आयोडीन 131 का प्रयोग, आयोडीन 131 का प्रयोग, नाम सुना होगा आपने घेंगा रोग, घेंगा गोइटर या गलगंड रोग। इस घेंगा को, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, घेंगा गोइटर या गलगंड रोग के उपचार के लिए किसके समस्थानी का प्रयोग किया जाएगा? आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाएगा। ये है क्या? ये अपना बायोलॉजी का टॉपिक है, बता देता हूं कि घेंगा गोइटर में क्या होगा कि शरीर में यदि आयोडीन की कमी है, किसकी कमी है? आयोडीन की कमी है। जब शरीर में आयोडीन की कमी होगी, इसका मतलब थायरोक्सिन हार्मोन प्रभावित होगा। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। कि किस हार्मोन को आयोडीन युक्त हार्मोन के नाम से जाना जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन को आयोडीन युक्त हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो घेंगा गलगंड या गोइटर रोग हो जाता है, जिसमें ये अपना गला है लटक जाता है, गला फूलकर लटक जाता है, फूलकर लटक जाता, मतलब कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो अपने गले में पाई जाती है। एच आकार की ग्रंथि, द्विपालित ग्रंथि है। ये ग्रंथियों में मैंने पढ़ा दिया था आपको। इसे घेंगा गलगंड या गोइटर रोग हो जाता है जब थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी या थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब ये अपना गला लटक जाता है यहां से फूलकर। तो इसके उपचार में किसका प्रयोग किया जाएगा? आयोडीन 131 का है जो प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद बात करता हूं मैं कोबाल्ट 60 की, कोबाल्ट 60, और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाएगा कैंसर के उपचार में। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में। यदि मैं अस्थि कैंसर की बात करता हूं, अस्थि कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाएगा स्ट्रॉन्सियम 90 का। किसका प्रयोग किया जाएगा? स्ट्रॉन्सियम 90 का प्रयोग किया जाएगा। अगर कैंसर के उपचार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाएगा, तब आंसर क्या रहेगा? कोबाल्ट 60। लेकिन जब क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि अस्थि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाएगा, तब अपना आंसर रहेगा स्ट्रॉन्सियम 90 का। उसके बाद में है 32 का प्रयोग किया जाएगा जैव उर्वरक के रूप में। किस रूप में? जैव उर्वरक के रूप में। मतलब कि अपना जो यूरिया वगैरह आती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहता है, एनपीके रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 46% तो यूरिया में होती है, यूरिया में होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये फास्फोरस होगा जैव उर्वरक के रूप में। मतलब कि जो जैव रासायनिक जो खाद हम देते हैं उसमें नाइट्रोजन, इस फास्फोरस 32 का समस्थानिक एक प्रकार का इसका प्रयोग है जो किया जाता है। उसके बाद में बात की जाती है सोडियम 24। किसका? सोडियम 24। यहां पर मैं कर सकता हूं या तो रक्त कैंसर, क्या कहा जा सकता है? रक्त कैंसर, या मैं कह सकता हूं रक्त की विकृति का पता लगाने में, रक्त की विकृति का पता लगाने में। क्वेश्चन क्या है कि सोडियम 24 का प्रयोग, जैसे हम समस्थानिकों के उपयोग की बात कर रहे थे, तो उपयोग में अपना एक पॉइंट तो रह गया था, जैसे कार्बन डेंटिंग विधि, कार्बन डेंटिंग विधि। ये जो कार्बन डेंटिंग विधि है, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कार्बन डेंटिंग विधि में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तब अपना आंसर रहेगा कार्बन 14 का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? कि कार्बन डेंटिंग विधि में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाएगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण में, जीवाश्मों की आयु निर्धारण में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा, तब भी अपना आंसर क्या रहेगा कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण में कार्बन डेंटिंग विधि या कार्बन 14 का प्रयोग किया जाएगा। अब बात आती है कि जीवाश्म क्या होते हैं, बात आती है कि जीवाश्म क्या होते हैं, तब मैं जीवाश्मों के लिए कह सकता हूं कि जीवों के अंश, जीवों के अंश या जीव प्लस अंश में कह सकते हैं। तो ऐसे जीव जो पत्थर के रूप में निर्मित हो गए, मतलब कि अगर लाखों करोड़ों वर्ष अगर पहले की बात की जाए तो जो पृथ्वी थी अपनी, वो मतलब उलट पुलट हो गई, तो जिसकी वजह से ऊपर की जो सृष्टि थी वो नीचे चली गई थी, और अब उसके धीरे धीरे अंश मिल रहे हैं। तो वो किसके अंश है? वो जीवों के अंश है। तो मैं कह सकता हूं कि उन जीवों के अंश का जो आयु निर्धारण है कि इन कितने वर्ष पुराना है, इसका पता लगाने के लिए जिस समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा वो रहेगा अपना कार्बन 14। एक अपनी विधि थी यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, कौन सी? यूरेनियम 235, या मैं ऐसे लिख सकता हूं यूरेनियम 235, इसका परमाणु क्रमांक रहेगा 92। परमाणु क्रमांक कितना रहेगा उसका? 92 रहेगा। तो यूरेनियम जो 235 है, ये इसे मैं विधि का नाम देना चाहूं तो ये रहेगी यूरेनियम डेंटिंग विधि, यूरेनियम डेंटिंग
विधि। क्वेश्चन बनता है कि यूरेनियम डेंटिंग विधि में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा, तब अपना आंसर रहेगा यूरेनियम डेंटिंग विधि में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाएगा। और इसका जो यूरेनियम 235 है या यूरेनियम डेंटिंग विधि में इसमें अध्ययन किसका किया जाएगा, तब मैं ऐसा कह सकता हूं कि निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किसका किया जाएगा, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि, पृथ्वी, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा, यूरेनियम डेंटिंग विधि में किया जाएगा। अर्थात यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाएगा यूरेनियम डेंटिंग विधि में। यूरेनियम के और भी समस्थानिक है, जैसे यूरेनियम 231 है, 32 है, 35 है, 38 है, 37 है। इस प्रकार से मतलब यूरेनियम के और भी समस्थानिक है, लेकिन यूरेनियम जो 235 है और कई बार यूरेनियम 238 का भी प्रयोग है जो इसमें किया जाएगा। जब ऑप्शन में अपने पास यूरेनियम 235 नहीं मिलेगा तो अपन को 238 मिलेगा, इसलिए अपना वो आंसर भी क्या रहेगा।